पिछले 22-23 महीनों में इतना ज्यादा कमजोर आपने नेतन्याहू को नहीं देखा होगा। जब वो खुल्ला खुल्ला ये मानने लगे कि हाँ उनके सरकार की गलती है, वो ये मानने लगे कि हाँ गजा में हो रहे नरसंहार के मद्देनजर ने इजराइल की सबसे ज्यादा फजीयत हुई। वो ये मानने लगे कि हाँ हम पीड़ित से नरसंहारक उनकी ही गलत नीतियों की वजह से हुए, यानी कि इजराइल की फजीयत नेतन्याहू ने कराई। जी, ये खुल्लम खुल्ला खुद नेतन्याहू ने स्वीकार किया है। लेकिन जाते जाते जो खबर है वो ये है कि इन सब के पीछे कहानी ईरान से जुड़ी है। दरअसल नेतन्याहू का लाडला धरा गया और धरने के बाद उसे खुलेआम फांसी दे दी गई। ये सब जहां हुआ है उसके बाद पूरे इजराइल में हड़कंप है कि कैसे उनके लाडले के साथ ये सब हो गया। एक तरफ लगातार इजराइल की पकड़ गजा में कमजोर पड़ती जा रही है। इसके लिए उन्होंने इजरायली सैनिक गजा में भेजे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करो, बम गोला बारूद मिसाइल जो जरूरत पड़ती है लीजिए, और ये मत पूछो तुम हमास से ताल्लुक रखते हो मत रखते हो, लेकिन तुम जो फिलिस्तीनी दिखे उस पर ताक दो। इन सब के बीच एक खबर ने इस कदर तोड़ दिया नेतन्याहू को कि आखिरकार सबके सामने कहना पड़ा, हाँ गलती तो मेरी है। तो क्या नेतन्याहू इस्तीफा देने जा रहा है? तो क्या इजराइल का वजूद खत्म होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पिछले 48 भी नहीं 72 घंटे और 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। लगातार एक के बाद एक हमले यमन से की तरफ से हो रहे हैं और घबराहट जो है सबसे ज्यादा इजराइल को इस बात को लेकर है, कतर हमला कर देगा उसका क्या करेंगे। क्योंकि कतर ने हमला किया तो कतर पर हमला करने के बाद यह देखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि एक भी इजराइल की मिसाइल कतर में बने मिलिट्री बेस, अमेरिकन मिलिट्री बेस पे ना गिर जाए ये। और अगर ईरान साथ आया तो क्या होगा। हाँ, ईरान से याद आया तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं भाई। तो खबर है नेतन्याहू के लाडले से जुड़ी, तो खुलेआम जिसे फांसी दी गई। देखिए ब्रेकिंग, ईरान जस्ट एग्जीक्यूटेड मोसाद एजेंट बाय द नेम बाबाक शहबाजी। ये बाबाक शहबाजी नाम का व्यक्ति है जो मोसाद का एजेंट है। मोसाद के बारे में हर कोई जानता है। हमने बहुत लंबे समय तक, मैं तो यकीन बता के चल रहा हूं कि जब हम पत्रकारिता शुरू कर रहे थे तो हम तब भी पढ़ते थे कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती थी, तो खास तौर पर मोसाद का जिक्र होता था कि तमाम अलग अलग देशों में अलग अलग एजेंसीज बनी हुई है, खुफिया एजेंसी, लेकिन मोसाद जैसी एजेंसी नहीं है। लेकिन पिछले 22-23 महीनों में जो गजा के साथ चल रहे इजराइल के संघर्ष और उसके बाद अलग अलग देशों की तरफ से जो मोर्चा खोला गया है, उसके बाद मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ कहानियां थी। सच्चाई हो सकती है लेकिन उसमें सच्चाई की जो मात्रा थी बहुत कम थी, क्योंकि इतने सालों में मोसाद कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई। मोसाद कुछ ऐसा नहीं कर पाया जिसके जरिए माना जाए कि हमने जब पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे उस समय सच में ही सही पढ़ा था। क्योंकि मोसाद ने जो किया वो सिर्फ किताबों में पढ़ा गया। 22-23 महीनों में एक बार भी मोसाद ने अपने आप को साबित नहीं किया। वो बात उल्टी है कि जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया और 12 दिनों तक युद्ध चलने के बाद, अमेरिका के गिड़गिड़ाने के बाद ईरान ने हमले बंद किए इजराइल पर, तब जाकर ईरान ने एक ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन क्या था? अपने मुल्क में बने हुए मोसाद के एजेंटों को पकड़ना। 700 से ज्यादा एजेंट पकड़े जा चुके हैं। इसमें कई को सजा भी मिल चुकी है और उनमें अगला नाम है बाबाक शहबाजी का। तो खबर है ईरान में एक मोसाद के एजेंट जिसका नाम बाबाक शहबाजी है, उसे गिरफ्तार किया गया। वो मोसाद का एजेंट है। He was a contractor who installed industrial cooling system for military and security company। समझ गए? मिलिट्री और सिक्योरिटी कंपनीज में इधर से वो लगातार कूलिंग सिस्टम का काम करता था, कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रहा था और एक एक जानकारी वो इजराइल पहुंचा रहा था। जैसे ये जानकारी मिली कि मोसाद का एजेंट है, उसके बाद न केवल उसे धर दबोचा गया बल्कि उसे फांसी दे दी गई। इससे इजराइल अंदर तक हिल गया है। इसके बाद ही एक खबर आई है, ईरान ने खुल्लम खुल्ला अरब इस्लामिक समिट जो अभी कतर दोहा में हुआ था, दोहा में, उस दौरान सब अलग अलग तरीके से बात कर रहे थे। उसमें बात हुई थी टू नेशन थ्योरी की भी। ये जो टू नेशन थ्योरी है कि इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन को मान्यता मिले, लेकिन ईरान ने एक ऐसी बात कही जिसको देखकर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा टू नेशन थ्योरी तो चल ही नहीं सकती। उन्होंने कि क्यों? उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन ही है, इजराइल है ही क्या? इजराइल क्यों है? किसकी जमीन पर बसा? इतना हमले, इतना अत्याचार, इतने लोगों के मारे जाने के बाद भी अगर आप इजराइल को पहचान देते हैं तो यह भी एक तरीके से उसकी जीत है। यह मौका है जब फिलिस्तीन को ही पहचान मिले और इजराइल से उसकी पहचान को छीन लिया जाए। अलग अलग देशों ने जिस तरह से इजराइल को पहचान दी, वो पहचान कतई इजराइल की नहीं रहनी चाहिए। ईरान ने खुल्लम खुल्ला इस बात की डिमांड की है कि इतने लोगों के मारे जाने के बाद क्यों इजराइल को पहचान मिले, इसके बारे में बता दीजिए। लोग
जो वहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज बैठे थे उन्होंने कहा बात तो सही है, सुनता तो किसी की नहीं है इजराइल, और बसा भी इजराइल फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर है। जैसे ये चीज़ें सामने आई उसके बाद अब देखिए एक जगह वो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। उनका खुद का बयान मैं सुनाने जा रहा हूं, जो उन्होंने बयान दिया, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। We also know that there is currently an attempt to impose a siege on Israel by various entities and countries, led by Qatar. First and foremost, a media siege funded by massive amounts of money from Qatar and other countries like China. They are operating in the West, and no less so in the United States. The second part is more focused, and it is centered in Western European countries, through the activation of Muslim minorities there, who are becoming vocal, violent, and threatening the states. That's why we see this siege concentrating in Western Europe. As I said, arms shipments to us are being halted. This is happening now. तो देखिए इसमें लिखा भी है, प्रेस टीवी खबर है, ग्लोबल प्रेशर ऑन इजराइल, नेतन्याहू एडमिट रिजीम फेसिंग आइसोलेशन। उन्होंने कहा हाँ, ये वो दौर है जब अब हमें कोई पसंद नहीं कर रहा, ये वो दौर है जब हम आइसोलेट यानी अलगाव महसूस कर रहे हैं। जो हमारे साथी थे वही हमें नरसंहारक कह रहे हैं। ये वो दौर है जो हमें पीड़ित बताते थे कि हमास ने हम पर हमला किया, आज वो कह रहे हैं कि आप ही हत्यारे हो। ये तमाम आरोप लग रहे हैं, और ये सिर्फ सरकार तक या इजराइल तक सीमित नहीं है। इजरायली लोग जो लंबे समय तक दूसरे देशों में रह रहे थे वहां से भी खदेड़े जा रहे हैं। हमारे देश के पासपोर्ट को कई देशों ने मानने से इनकार कर दिया, कई देशों ने हम पर पाबंदी लगा दी है। कई देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं अगर उड़ान भरूं तो उनके देश के ऊपर से ना निकलूं वरना गिरफ्तार करा लेंगे। 84 देश खुल्लम खुल्ला इस बात को की पुष्टि कर चुके हैं कि आइसोलेशन का दौर है। लेकिन जाते जाते वो एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉर की खबर है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा ये चीन और कतर की साजिश है, कैसे इजराइल को बदनाम किया जाए। अब सोचिए ये कैसे चीन और इजराइल कतर की साजिश हो सकती है, जब तमाम तस्वीरें गजा से निकल कर आए, भूखे प्यासे बच्चे नजर आए, जब गजा के बॉर्डर पर सैकड़ों हजारों ट्रक खड़े नजर आए जिसमें खाना पानी दवाइयां मौजूद हैं, लेकिन इजराइल के सैनिक घुसने न दें। जब इजराइल के सैनिकों की घिनौनी करतूत, छोटी छोटी बच्चियों के कपड़ों से लेकर महिलाओं के कपड़ों से बदसलूकी की तस्वीरें हों, कैसे स्कूल के अंदर गंदी और घिनौने नारे लगाते हुए इजरायली सैनिक हों, तो कैसे कह दिया जाएगा ये जेनोसाइड नहीं है। फिर क्यों किसी को प्रोपेगेंडा की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि इजराइल के लिए किसी को भी प्रोपेगेंडा फैलाने की जरूरत है कि वो ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के खिलाफ है, जबकि उसकी एक एक तस्वीर अपने आप सामने है। जैक्सन हेंकेल भी कहते हैं नेतन्याहू ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो एंटी इजराइल प्रोपेगेंडा चला रहा है पश्चिमी देशों के साथ मिलकर। पश्चिमी देशों का मतलब, मेरा कहने का मतलब है वहां जो न्यूज एजेंसीज हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मीडिया है, उनके जरिए चीन उन्हें पैसा दे रहा है एंटी इजराइल प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। लेकिन मेरा मानना है ये चलाने की जरूरत है ही नहीं, कहने की जरूरत है ही नहीं, ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी एक एक तस्वीर पहले ही सामने आ चुकी है आप क्या क्या कर रहे हैं। बेचैनी और भी क्यों बढ़ रही है। डेनमार्क ने भी कह दिया है कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, और इस लिहाज से एक भी इजरायली का डेनमार्क में रहना और आना दोनों बैन है। दोनों इसी वक्त अगर कोई रह रहा है तो छोड़कर चला जाए, और आने पर पूरी तरह पाबंदी है। इन सब के बीच एक और घटनाक्रम सामने आया। घटनाक्रम क्या है, जरा ये देखिए तस्वीरें। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये तस्वीरें निकलकर आई हैं नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर से, जहां टेंट लगाकर लोग बैठे हैं। कौन लोग हैं, दरअसल ये इजराइल के लोग हैं, इजराइल के सैनिकों के लोग हैं, के परिवार के लोग हैं जो बैठे हुए हैं। इजराइल के हरकतों के, नेतन्याहू की हरकत की वजह से बार बार जो डील चल रही है, जो डील होने वाली है गजा और इजराइल के बीच, वो हर बार ठंडी पड़ जाती है। कतर में इसीलिए गए थे हमास के नेता, लेकिन हमला करके एक बार फिर से उसे खटाई में डाला। नेतन्याहू क्या नहीं चाहते कि जो हमास के कब्जे में सैनिक हैं वो वापस आए। ये बार बार तमाशा क्यों, और इसी को लेकर इजराइल में विरोध शुरू हो गया है। नमस्कार।